Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. Study IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था उसके बाद से बताया जा रहा है कि ये इजराइल के द्वारा किसी देश के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और इनफैक्ट आपको याद होगा इजराइल ने साफ साफ कह दिया था कि ये जो हमने अटैक किया है ईरान के ऊपर ये रुकने वाला नहीं है। जब तक ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देते तब तक हम नहीं रुकेंगे। और इसी की वजह से आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ने दूसरा मैसिव अटैक कल देर रात को किया। तो बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ईरान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है फॉर्दो न्यूक्लियर साइट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर खबरें भी आ रही थी कि जब पहला मैसिव अटैक कल मॉर्निंग में किया गया था इजराइल के द्वारा तो उस समय जो अटैक था फोर्दो के ऊपर ये फेल हो गया था। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि क्या इजराइल का ये जो पूरा अटैक है ईरान के ऊपर ये एक्चुअल मायने में फेल हुआ है, क्योंकि जब तक आप ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर डिस्ट्रक्शन नहीं ला देते तब तक ईरान के पास पूरा न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता बनी रहेगी। और इसी की वजह से कल देर रात को यहां पर खबर आती है कि इजराइल रिपोर्टेडली स्ट्राइकिंग एट फोर्दो न्यूक्लियर साइट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग नतांज। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल ने बड़े स्तर पर जो फोर्दो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर हमला किया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये फोर्दो न्यूक्लियर साइट इतना मायने क्यों रखता है, 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ने किस प्रकार का अटैक किया, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हो बोला यह गया है कि 24 आवर्स के अंदर जो 2 मैसिव अटैक किए गए इसमें इजराइल ने ईरान के 200 स्ट्रैटेजिक साइट्स पर हमला किया है। ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि जो 200 स्ट्रैटेजिक साइट्स हैं इसमें क्या क्या डिस्ट्रॉय किया है इजराइल ने। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इट मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन दीज टू नेशन, क्योंकि पिछले कई दशक से दोनों देशों के बीच में हमला चल रहा था अलग अलग प्रकार से। एंड स्पेशली ईरान के लिए भी मैं आपको बता दूं, जब से ईरान इराक वॉर खत्म हुआ है 1980-88 के बाद से अगर आप देखोगे तो ये ईरान के अंदर ईरान की टेरिटरी में अभी तक का सबसे बड़ा हमला आप कह सकते हैं। मतलब इस समय पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान सा आ गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कई देशों को कोई आखिरकार यहाँ से चीज़ें किस दिशा में जाएंगी। इजराइल कह रहा है वो रुकने वाला नहीं है और दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी पूरी तरह से रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इजराइल ने अटैक क्यों किया है। इजराइल ने बेसिकली जो अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन है उसको लॉन्च किया था। क्यों किया था? इनके 3 मेन कारण थे और ये तीनों थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। एक तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर इजराइल जो है वो चाहता है कि जिस प्रकार से ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। जिस तरह से ईरान जो है हिजबुल्लाह हमास इन सबको सपोर्ट करता रहता है वो ख़त्म करे। तो इसको देखते हुए ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया गया था इजराइल के द्वारा इसमें सबसे पहला इनका मेन मकसद था वो था क्रिपलिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के द्वारा पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म करो, डिस्ट्रॉय करो इनके न्यूक्लियर साइट्स को। दूसरा यहां पर इनका मकसद था कि जो ईरान के सीनियर मिलिट्री पर्सनल हैं IRGC के जो मेन फिगर्स हैं उसको एलिमिनेट कर दो। और जो तीसरा इनका मेन मकसद था वो ये था कि ईरान की जो एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इसको यहां पर हटाओ, खत्म करो। तो यहां पर मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले ये जो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम है मैं आपको बता दूं, इजराइल ने कल ही ये स्टेटमेंट दे दिया था कि उनका जो पूरा ऑपरेशन है वेस्टर्न ईरान के अंदर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करना वो कंप्लीट हो गया है। बट बेसिकली क्या है ना कि ईरान को मेन डर किधर से है? वेस्टर्न साइड से है, क्योंकि ईस्टर्न साइड से ऐसा कोई उतना बड़ा खतरा नहीं है। तो ईरान ने अपना पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस वाले पूरे एरिया में लगा रखा था, क्योंकि यहाँ से इजराइल जो है वो कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन इजराइल का यहाँ पर यह कहना है कि जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है कल ही उन्होंने पूरी तरह से दबा कर दिया। जो रडार्स वगैरह थे, जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पहला ये हो गया। दूसरा यहाँ तक सवाल है
सीनियर मिलिट्री और IRGC फिगर्स के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं ईरान की, मिसाइल साइलोज, रडार बेसेस हैं, वेपन्स प्रोडक्शन लैब्स है, रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड सेंटर्स हैं, उनको तो ख़त्म किया ही, लेकिन इसमें साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो मेन फिगर्स हैं ईरान के मिलिट्री के, उनको भी खत्म किया है। ये तो आप सब जानते ही होंगे, पहले ही खबर आ गई थी कि जो IRGC के कमांडर इन चीफ हैं हुसैन सलामी, ये मारे गए हैं एयर स्ट्राइक में। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान आर्म्ड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ हैं मोहम्मद बघेरी, ये मारे गए हैं। आमिर अली हाजीजादे ये भी मारे गए हैं, और बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस हैं वो भी मारे गए हैं। इनफैक्ट इजराइल ने इतना प्रिसाइज अटैक किया था, ये आप देख सकते हो, जो ईरान के कई सारे बिल्डिंग्स हैं जहां पर ये साइंटिस्ट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं ईरान के, वो रह रहे होंगे अपार्टमेंट्स के अंदर, घरों के अंदर, किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है पूरा का पूरा। और ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे स्ट्राइक्स में जो सिविलियंस वगैरह हैं उनकी भी मृत्यु हो ही होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इजराइल ने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इजराइल ने 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, जी हाँ, मतलब इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये 1967 के बाद से सबसे बड़ा हमला है। 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स इजराइल ने इस्तेमाल किए एक साथ, जिसमें यूएस से एक्वायर किया हुआ, जिसमें इजराइल और यूएस के द्वारा बनाया गया F-35I, ये बेसिकली जो है इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके अलावा आर्म्ड ड्रोन्स और जो मिसाइल स्वाम्स हैं उसका इस्तेमाल किया इजराइल ने। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया ताकि ईरान की जो डिफेंसेस हैं उसको जैम किया जा सके। और साथ ही साथ जो कोवर्ट सबोटाज यूनिट्स हैं, बेसिकली मोसाद के जो ऑपरेटिव्स हैं, वो पहले ही ईरान के अंदर चले गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने ईरान में ही स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे एसेट्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इजराइल ने जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, ये शायद अभी ईरान ने सोचा नहीं था रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये तो कह रहे थे कि वो अपने पर्सनल को विड्रॉ कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से, लेकिन इतना जल्दी हमला हो जाएगा ईरान के ऊपर ये किसी ने नहीं सोचा था। तो यहाँ पर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन इस मैप में आप देख सकते हो, एक तो ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मेन न्यूक्लियर साइट है इफ्सहान, या अगर आप देखिए इट इज़ अ की साइट फॉर यूरेनियम कन्वर्जन एंड सस्पेक्टेड वॉरहेड रिसर्च। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन किया गया है, बताया जा रहा है इजराइल के द्वारा। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ईरान के लिए, नतांज। अगेन यहाँ पर इस मैप में देखोगे तो ये आपको नतांज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नतांज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ईरान का लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। लेकिन हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, नतांज में पहले भी अटैक हो रखे हैं, क्योंकि ये ग्राउंड के बहुत नीचे नहीं है, ये ग्राउंड के अबव ही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हुआ है। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, आप देख सकते हो तेहरान के जस्ट नज़दीक में है, यह है फोर्दो। और फोर्दो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इट इज़ अंडरग्राउंड एनरिचमेंट फैसिलिटी इनसाइड अ माउंटेन, मतलब एक पहाड़ के नीचे जो है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कल देर रात को सेकेंड स्ट्राइक किया गया, उसी में बताया जा रहा है कि जो फोर्दो वाला साइट है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहाड़ के नीचे रॉक के लगभग 80 से 90 मीटर जो फैसिलिटी है वो आपका बिल्ड किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना नीचे गहराई में अगर कोई फैसिलिटी है तो आप फिजिकली तो उसको डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हो, आपको काफ़ी प्रिसाइज और मैसिव अटैक करना होगा। एंड मे भी शायद बोला जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल ने GBU-57 MOP जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है उसका इस्तेमाल किया होगा, जो कि यूएस ने सप्लाई किया था। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू ईरानियन एयर डिफेंस को जैम किया होगा, हाइपरसोनिक ड्रोन्स फॉर गाइडेंस का इस्तेमाल किया गया होगा। तो कई सारे कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की वजह से हो सकता है कि कल देर रात को फोर्दो वाला जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पर भी इजराइल ने अटैक कर दिया। एंड अगेन इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहां पर आपको ये फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब ये पहाड़ के बहुत नीचे है। यहां पर अंडरग्राउंड जाने के लिए कई सारे बंकर्स वगैरह हैं जिसके थ्रू ये जाया जाता है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, ये काफ़ी लंबे समय से वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कंसर्न बना हुआ था, क्योंकि ईरान यहाँ पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता था। और ये अगर आप देखोगे तो इसका स्केल कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप नतांज वाली फैसिलिटी देखो, ये जो नतांज की फैसिलिटी है ये सबसे बड़ी है, और उसके मुकाबले में फोर्दो में सिर्फ हार्डली 6% का ही आपका एनरिचमेंट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर हाई एनरिचमेंट यूरेनियम ये कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ये आपका एनरिचमेंट किया जाता है
ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यहाँ पर बनाए जा सके। नातांज में जो एनरिचमेंट चलता है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका सिविलियन पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए वो वाले जो यूरेनियम है वो आप एनरिच कर सकते हो। लेकिन फोर्डो में जो एनरिचमेंट चलता है उसके माध्यम से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। इनफैक्ट 2015 में आपको याद होगा ओबामा के समय में जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने यह कहा था कि जो हमारा फोर्डो वाला फैसिलिटी है उसको हम रिसर्च सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2018 में, उस डील से पुल आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है 2023 में ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया और डिस्कवर किया कि जो फोर्डो वाला फैसिलिटी है उसको अनडिक्लेयर्ड मॉडिफिकेशन किया गया, मतलब बिना दुनिया को बताए मॉडिफाई कर दिया गया है और यहाँ पर हाई एनरिचमेंट यूरेनियम प्रोडक्शन किया जाता है। और 2023 के एंड में आते आते बताया जा रहा है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो 83.7% प्योरिटी पे चला गया। देखो 90% क्रॉस करते ही आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी पा लेते हो। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर इजराइल का ये कहना था कि अगर हम इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे तो ईरान एक प्रकार से न्यूक्लियर वेपन बना लेगा और ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा इजराइल के लिए कि इजराइल के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। तो यहाँ पर इजराइल ने भले अपने पहले स्ट्राइक में जो कल सुबह स्ट्राइक हुआ था उस समय फोर्डो को टच नहीं कर पाया क्योंकि फोर्डो बहुत सिक्योर तरीके से रखा हुआ है। लेकिन जो कल दूसरा स्ट्राइक किया गया है कल देर रात को, हो सकता है कि यहाँ पर शायद हमला किया गया हो। कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश की गई है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है ईरान तो चुप होने वाला नहीं है। ईरान ने भी मैसिव तरीके से जो मिसाइल्स है वो लॉन्च किया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कल देर रात को यहाँ पर मैं जगह हुआ था देख रहा था, टेल अवीव में काफ़ी लाउड एक्सप्लोजन सुना गया है। टेल अवीव जो इजराइल में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट सिटी है ये टेल अवीव, वहां पर काफ़ी लाउड एक्सप्लोजन सुना गया। उसके बाद पता चलता है ईरान ने कंफर्म किया कि वो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है इजराइल के ऊपर। और इनफैक्ट अगर आप पिक्चर्स वगैरह देखोगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हो कुछ नुकसान हुआ है बिल्डिंग्स वगैरह में। और ईरान जो इजराइल है उनके कई शहरों में यहाँ पर जो लोग हैं वो शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको देखते हुए नेतन्याहू का एक स्पीच आ गया और उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया और कहा कि देखिए मोर इज ऑन द वे, हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। और साथ ही साथ देखिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को भी संबोधन दिया और ये कहा कि ईरान के लोग आप जागिए और जो ईरान की लीडरशिप है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ईरान में जिस तरह से इस समय रूल चल रहा है वो आपके खिलाफ हैं। तो बेसिकली हम जो अटैक कर रहे हैं वो ईरान के लीडरशिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम ईरान के लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो ये नेतन्याहू ने यहाँ पर कहा है। देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है, यहाँ पर किस तरह से जो पूरी जंग है वो आगे बढ़ती है। बहुत कुछ यहाँ पर जानने को आगे देखना होगा। बट आई होप कि अभी जो लेटेस्ट जितनी खबरें आई थी वो मैंने आपको बताई। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शियाइट ग्रुप सपोर्टेड बाय ईरान एंड एक्टिव इन इराक? मतलब कौन सा शियाइट ग्रुप है इनमें से जिसको सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा और ये इराक के अंदर एक्टिव है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप स्टडी IQ पर यूपीएससी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच इसको लेना मत भूलिए, क्योंकि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के तहत कल तक 15 जून तक आपको एक्स्ट्रा ऑफ यहां पर दिया जा रहा है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट दिस डिस्काउंट। आपको क्या करना है, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन, वहां पर जाइए और जितने भी फीचर्स हैं इस बैच के उसको एक्सप्लोर करिए एंड यूज करिए कोड, ताकि ये जो पूरा बैच है आपको सबसे कम दाम पर मिले। और ध्यान रखिएगा अगर आप ये बैच लेकर सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपका वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों स्टडी IQ का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अब लाइव है और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको 0 से IS तक की पूरी तैयारी के साथ ले जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। और सुनो, इस बैच के साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। सेल अभी चल रहा है लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन के लिए और सीट्स लिमिटेड हैं, तो वेट बिल्कुल मत करना। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस।
बैच स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग 15 को है। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.